साह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड के इंटर के इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य जो होते हैं वो उत्पादन रोजगार में वृद्धि भी होते हैं, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता भी होती है और मूल्य स्थिर भी होती है। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब बढ़ेगा तब साख मुद्रा का क्या होगा, विस्तार होगा। CRR क्या होगा, बढ़ेगा। 52 का क्या होगा, 2 होगा। 53 में क्या बोल रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई का काम कौन कौन नहीं है। तो बैंकों का बैंक है ये, सही बात है। नोट जारी करता है, सही बात है। केंद्रीय सरकार का बैंकर एजेंसी का सलाहकार है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से होगा, इनमें से कोई नहीं। इस टोटल है, ये आरबीआई का टोटल काम है। इसमें बोल रहा है कौन काम नहीं है, तो काम इसमें दिया ही नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। 53 का 4 होगा। 55 में क्या बोल रहा है। दूसरी नरसिम्हा समिति का गठन किस वर्ष हुआ। तो दूसरी नरसिम्हा समिति का गठन जो हुआ है वो 1991 में हुआ। दूसरी नरसिम्हा समिति का जो गठन हुआ वो 1991 में हुआ। 54 का 2 होगा, ठीक है। 55 में देखते हैं। 55 में क्या बोल रहा है। 55 में बोल रहा है कि बैंकिंग लोकपाल यानी लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल किए गए हैं। तो बैंकिंग लोकपाल के रूप में जो है शामिल किए गए हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया। तो इसका जो आंसर होगा बैंकिंग लोकपाल में सभी अनुसूचित बैंक को किया गया, 1 नंबर। 56 में देखते क्या बोल रहा है। 56 में बोल रहा है क्या, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का जो संरक्षक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 56 का क्या होगा, 1 होगा। 57 नंबर में आते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। 57 में बोल रहा है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र का सुधार किस वर्ष हुआ। तो भारत में स्वयं मांग की सृजन करती निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। ये जो है प्रतिपादन है। 58 का जो होगा वो 2 होगा। 59 में देखते क्या बोल रहा है। 59 में बोल रहा है कि विनियोग की मात्रा वृद्धि होने के साथ ME क्या होता है। तो विनियोग की मात्रा वृद्धि होने पर जो होता है MEC का मान जो है वो स्थिर रहता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो 60 नंबर में आते क्या बोल रहा है। 60 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है भवनों का निर्माण। क्या होगा, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश जो होगा वो क्या होगा, भवनों का निर्माण होगा। 61 नंबर में देखते क्या बोल रहा है। 61 में बोल रहा है कि सामूहिक मांग की प्रमुख घटक क्या है। तो सामूहिक मांग की प्रमुख घटक जो है वो व्यक्तिगत उपभोग भी है, सार्वजनिक उपभोग भी है, विनियोग भी है और इनमें से सभी। 61 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। 62 में देखते क्या बोल रहा है। 62 में बोल रहा है कीन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा निम्नलिखित में से कौन सी किस नाम से पुकारा जाता है। तो कीन्स की जो अर्थव्यवस्था का जो मांग का जो पुकारा जाता है वो अपूर्ण रोजगार संतुलन के, यानी कि 62 का जो होगा वो 2 होगा। 63 में देखते क्या बोल रहा है। 63 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है। तो स्वाभाविक रूप से जो बनाए रखती है वो होगा पिंगू। कौन, पिंगू। 63 का जो होगा वो पिंगू होगा। देखते हैं 64 में क्या बोल रहा है। 64 में बोल रहा है कीनियस बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारित करती है। तो आय रोजगार संतुलन निर्धारित जो करती है वो
बराबर एस होगा, आई बराबर एस होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर को और सामूहिक मांग के वृद्धि में रखा जाता है। तो ये होगा इसका आंसर जो होगा 64 का, इनमें से सभी होगा, रोजगार भी होगा, उत्पाद भी होगा, आय भी होगा, ये सभी होगा। अब हम नंबर 66 में आते हैं। 66 में बोल रहा है कीन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया है? कीन्स ने जो इसे प्राप्त किया है वो काहन के रोजगार गुणक से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? क्वेश्चन नंबर बोल कीन्स के विनियोग गुणक का मूल्य निर्माण क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगा। 67 का 3 होगा। 68 में देखते क्या है? 68 में बोल रहा है MEC बराबर 0.5 है तो गुणक के की मान क्या होगी? इसका पाना में 10 कट गया 2 बार में, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। 68 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। 69 में क्या है? 69 में देखते क्या है? 69 में बोल रहा है अस्फीतिकी अंतराल की दिशा है, तो उसका जो आंसर होगा पूर्ति एवं मांग की दोनों बराबर होती है। ठीक है। 70 नंबर में क्वेश्चन क्या है? अतिरेक मांग उत्पादन होने के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो इसमें जो उपयुक्त में से सभी होगा। इसका जो जैसे कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी और करों की उसमें वृद्धि होगी, इसमें से सभी होगा। ठीक है। 71 में देखते क्या बोल रहा है? 71 में बोल रहा है कि पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर में व्यक्त होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये जो स्थितिकी अंतराल और अस्थितिकी अंतराल दोनों होगा। इसका जो आंसर होगा 71 का सी होगा। नंबर हम 72 में आते हैं। 72 में बोल रहा है अस्फीतिक अंतराल की माप बताती है। क्या बताती है? वो न्यून मांग बताती है। क्या बोलती है? न्यून मांग को बताती है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। कीन्स ने अर्थव्यवस्था में अतिरेक मांग की दिशा को किस नाम से पुकारा है? कीन्स ने जो पुकारा है उसका जो आंसर होगा वो पूर्ण रोजगार संतुलन के मांग से पुकारा है। किसके पुकारा है? पूर्ण रोजगार संतुलन के मांग से पुकारा है। 74 में क्या बोला देखते हैं। 74 में बोला है न्यून मांग की ठीक करने के निम्न में कौन सी उपाय है? निम्न मांग को ठीक करने के निम्न में से ABB यानी राजकोषीय उपाय भी होगा और मौद्रिक उपाय भी होगा। इसका आंसर होगा 74 का 3 होगा। 75 का जो आंसर होगा केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा मात्रक साख नियंत्रण करती है? तो केंद्रीय बैंक जो साख नियंत्रण करती है वो बैंक दर के द्वारा भी करती है, खुले बाजार की क्रिया द्वारा भी होती है, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन करके भी करती है। 75 का जो आंसर होगा वो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? 76 में बोला है न्यूनतम मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं। तो इसमें जो होगा मौद्रिक उपाय बैंकिंग दर में कमी करके, खुले बाजार में प्रतिभूति खरीदना और नगद कोष के अनुपात को कम करके, इनमें से सभी होगा। 75 का भी इनमें से सभी होगा। 76 का इनमें से सभी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 77 नंबर में क्वेश्चन में बोला है स्फीतिकी अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन सी है? तो स्फीतिकी करने के लिए प्रमुख उपाय जो है वो सार्वजनिक व्यय में कटौती करके, करों में वृद्धि करके और सार्वजनिक ऋण को वृद्धि करके, यानी ये सब कर करके हम स्फीतिकी के अंतर को कम कर सकते हैं। इनमें से सभी होगा। 78 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। 78 में बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस साल हो सकता है पूछ दे। भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यानी भारत का वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को होता है और इसका अंत जो होता है 31 मार्च को होता है। ठीक है। 79 में आते हैं। 79 में क्या बोल रहा है? 79 में बोल रहा है बचत के संगठक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो बचत के संगठन जो बचत प्राप्ति भी है, बचत व्यय भी है, इनमें से A और B दोनों होगा। 79 का जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है। 80 में बोला बचत प्राप्ति के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? बचत प्राप्ति के संगठन हो राजस्व प्राप्ति भी होगा, पूंजी प्राप्ति भी होगा, A और B दोनों होगा।
81 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 81 में बोल रहा है सरकार के कर राजस्व में शामिल हैं। सरकार के कर जो राजस्व में शामिल है, इसमें आयकर भी होगा, निगम कर भी होगा, सीमा शुल्क भी होगा, उपयुक्त में सभी होगा, यानी यही सभी टैक्स भारत के आय को निर्माण करते हैं। आते हैं निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर मतलब समझ जाते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट हम सरकार को ये देती हैं। इसमें आयकर प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर, उपहार कर यानी कि कोई भी सामान जो उपहार करते हैं ये भी डायरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा। 83 में आते हैं क्या है। 83 में देखते हैं क्या है। 83 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट कर नहीं लिया जाता। उत्पाद कर अप्रत्यक्ष है, बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष, इनमें से सभी होगा। ये अप्रत्यक्ष कर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आते हैं 84 में। 84 में क्या बोल रहा है। 84 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। सरकार का पूंजीगत व्यय जो होगा वो ब्याज का भुगतान, मकान का क्रय नहीं होगा, मशीनरी का व्यय नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा सरकार का पूंजी व्यय जो होगा इसका होगा वो ब्याज का भुगतान। क्या होगा, ब्याज का भुगतान। अब हम आते हैं 85 में। 85 में बोल रहा है कि 85 में बोल रहा है बचत में शामिल है। बजट, बजट में शामिल है, तो बजट में जानते ही हैं शामिल क्या क्या होगा। आगम घटा भी शामिल होगा, वित्तीय घटा भी शामिल होगा, प्रारंभिक घटा भी शामिल होगा, इसमें सभी होगा। तो 85 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। अब हम 86 में आते हैं। 86 में बोल रहा है निम्न में संसाधन बचत को सामान्य स्वीकृति दे। तो निम्न में जो समान बचत को स्वीकृति जो देगा वो होगा, एक मिनट, भारत में संसद को सामान्य स्वीकृति देती है। तो स्वीकृति जो देती है बजट को वो 31 मार्च तक, 31 मार्च से पहले भारतीय बजट क्या हो जाता है, पेश हो जाते हैं। 31 मार्च से पहले भारतीय बजट क्या होते हैं, पेश होते हैं। 87 में क्या बोल रहा है, प्राथमिक घटा क्या है। तो प्राथमिक घटा जो इसमें है देखते हैं क्या है। वित्तीय व्यय घटा ये हो सकता है, वित्तीय ये नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर जो होगा 1 होगा। 87 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। 88 में क्या बोल रहा है। 88 में बोल रहा है कि ये बचत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बचत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो बचत जो है संतुलन बचत भी होता है, घाटे का बचत भी होता है, अधिक बचत, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। अब हम 89 में आते हैं। 89 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। तो राजकोषीय से होने वाला घाटा जो है वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन भी हो सकता है और डिफ्लेशन भी हो सकता है, ए और बी दोनों होगा। 90 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 90 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करता है तो वो प्राथमिक कोष भी होगा, राजकोषीय घाटा भी होगा, प्राथमिक घाटा भी होगा और राजस्व घाटा भी होगा, इनमें से सभी होगा। 90 का 4 होगा, ठीक है। 91 में देखते क्या बोल रहा है। 91 बोल रहा है बचत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। कहाँ से लिया गया ये शब्द, बजट जो है ये फ्रेंच शब्द है। कौन से, फ्रेंच शब्द है, ये ओल्ड फ्रेंच है, ठीक है। 92 में देखने क्या बोल रहा है। 92 बोल रहा है आय का लाभ प्राप्त होता है। आयकर यानी इनकम टैक्स का जो लाभ प्राप्त होता है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। इसका जो आंसर होगा वो 92 का 1 होगा। 93 में देख रहे क्या बोल रहा है। 93 में बोल रहा है विनिमय दर निम्नलिखित में से कौन से रूप है। विनिमय दर यानी एक सामान को दूसरे सामान से लेन देन जो होता है विनिमय दर पे डिपेंड करता है, तो वो स्थिर विनिमय भी होता है, लोच विनिमय भी होता है। इसका जो आंसर होगा 93 का 3 होगा। 94 में देखते क्या बोल रहा है। 94 में बोल रहा है लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं। तो लोच दर विनिमय का जो दर है वो सरल प्रणाली भी होगा, सतत समायोजन भी होगा, भुगतान संतुलन में सुधार भी होगा, इनमें से सभी होगा। 94 का 4 होगा। 95 में क्या बोल रहा है। 95 बोल रहा है कि लोच विनिमय दर निम्न में से कौन से दोष हैं। लोच विनिमय दर के जो दोष हैं वो होगा निम्न दर के दुष्परिणाम भी होते हैं, अनिश्चित भी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता भी होते हैं। तो लोच दर के ये दूषित परिणाम है, इनमें से सभी होगा। 95 का 4 होगा। 96 में बोल रहा है 96 में बोल रहा है विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं। विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं। चालू बाजार भी होगा, वायदा बाजार भी होगा, इनमें
ए और बी दोनों होगा, 96 का 3 होगा। 97 में देख रहे हैं क्या बोल रहा है, 97 में बोल रहा है कि भुगतान शेष के अंतर निम्न में से कौन से मदे सम्मिलित होते हैं। भुगतान शेष के मदे में जो शामिल होते हैं, दृश्य मदे भी होते हैं, अदृश्य मदे भी होते हैं, पूंजी अंतरण भी होता है, इनमें से सभी होगा। 97 का 4 होगा। 98 में देख रहे हैं क्या बोल रहा है, 98 में बोल रहा है अदृश्य मद के अंतर्गत निम्न में से कौन से मदे सम्मिलित हैं। तो अदृश्य के रूप में जो नहीं दिखते हैं वो बैंकिंग भी होगा, जहाज रानी भी होगा, संचार भी होगा, ये उपयुक्त में से सभी होंगे। नंबर 98 में देखते हैं क्या बोल रहा है, 98 में बोल रहा है कि चालू खाते निम्न में से कौन से मद हैं। चालू खाते जो है वो दृश्य मद भी हैं, पर्यटकों का खर्च भी है और दृश्य मदों का निर्यात भी है, इनमें से सभी होगा। 99 का 4 होगा, ठीक है। 98 में क्या था, अदृश्य, तो वही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन भुगतान शेष घटा है। तो भुगतान शेष घाटा चालू भी होगा, पूंजी भी होगा और ए और बी दोनों होगा, ठीक है। ये था आपको 100 ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट और बढ़िया से आप इसको देखना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।